हे मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज विश्वजीत एंड वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो चुका है कि 25 या 26 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो क्यों अब बैठकर अपना टाइम वेस्ट करना। तो मैं आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए पूरे जोश में आप लोगों का रिवीजन करवाने के लिए यहाँ पे हाजिर हो चुका हूँ। तो चलो आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं द समरी ऑफ द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो पहले आपको मैं ये टाइटल को थोड़ा जस्टिफाई कर देता हूँ कि यहाँ पे इसका नाम द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट क्यों रखा गया। यानी एक साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस समरी में देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, समरी देखने से पहले चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना, तब आकर समरी देखना। और चलो कोई बात नहीं, एग्जाम के पहले देख रहे हो तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो विदाउट गेटिंग मोर डिले लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर को लिखा गया है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के द्वारा, ठीक है, जो एक अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर थे और उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। तो चलो फटाफट हम लोग देखते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ क्यूरियस चाइल्ड हु इज़ चैनलाइजिंग हिज क्यूरियोसिटी टू बिकम अ साइंटिस्ट। हम सभी को पता है कि एक साइंटिस्ट का माइंड क्या होता है, क्यूरियस होता है। डैट मीन्स वो नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा ईगर रहता है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो तो आपको भी क्रिएटिव बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टोरी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो बचपन से ही बड़ा क्यूरियस था। रिचर्ड एब्राइट वॉज वेरी क्लोज टू हर मदर एंड शी प्लेज अ की रोल इन डेवलपिंग हिज इंटरेस्ट इन साइंस। तो यहाँ पे हम किस साइंटिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनका नाम क्या है, रिचर्ड एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट वो साइंटिस्ट का नाम है और ये इन्होंने जो 22 साल की उम्र में जो अचीवमेंट प्राप्त की है ना, वो काबिले तारीफ़ है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। देखो, तो रिचर्ड एब्राइट जो है ना, वो अपनी मॉम के बहुत ज़्यादा क्लोज थे और वो ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पापा की डेथ हो गई थी जब वो छोटे बच्चे थे। तो तब से रिचर्ड एब्राइट ही उनकी माँ की पूरी ज़िंदगी बन गए थे, ठीक है। और उनकी माँ ने उनके लाइफ में उनको एक साइंटिस्ट बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। और उन्होंने ही साइंस के तरफ उनका इंटरेस्ट जगाया। ही बिगेन हिज जर्नी बाय कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। उन्होंने अपना जर्नी कैसे स्टार्ट किया, बटरफ्लाई कलेक्ट कर करके। लेटर ऑन ही डिड रिसर्च ऑन द पर्पस ऑफ गोल्ड स्पॉट्स ऑन प्यूपे ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले तो उनकी मॉम ने उनके अंदर इंटरेस्ट जगाया साइंस को लेकर। उसके बाद उनका जो जर्नी स्टार्ट होता है वो बटरफ्लाइज से होता है। इसके बारे में हम जो भी पढ़ने वाले हैं, बटरफ्लाइज, ठीक है। ये सारी की सारी जो इनका जर्नी स्टार्ट हुआ वो बटरफ्लाई से स्टार्ट हुआ। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो मोनार्क प्यूपा होता है, मोनार्क प्यूपा के बॉडी में जो 12 टाइनी डॉट्स होते हैं, गोल्डन डॉट्स, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो उन्होंने यहाँ पे बताया। हिज पेपर वॉन वर्किंग ऑफ सेल गॉट पब्लिश्ड इन अ साइंटिफिक जर्नल एंड ही बिकेम फेमस। और इनका यही कि सेल कैसे काम करता है, इसी के वजह से उन्होंने एक मॉडल बनाया था और मॉडल बनाने के बाद वो मॉडल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। वो मॉडल को साइंटिफिक जर्नल में छापा गया और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए और उन्हें पब्लिसिटी भी मिली। लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को वहीं पे नहीं रोका, वो आगे बढ़ते गए। एब्राइट पार्टिसिपेटेड इन मैनी साइंस एग्जीबिशंस एंड वॉन मैनी अवार्ड्स। वो बहुत सारे साइंस एग्जीबिशन में पार्ट लिए और बहुत सारे अवार्ड जीता उन्होंने। अपार्ट फ्रॉम साइंस ही हैड एन इंटरेस्ट इन पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट, ही इज़ कम्पिटेटिव, possesses a go-getter personality, thus he has all qualities of becoming a scientist। तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ उनका इंटरेस्ट साइंस में नहीं था, बल्कि साइंस के अलावा भी उनका इंटरेस्ट था किस चीज़ में, जैसे कि आप बोलो तो पब्लिक स्पीकिंग में, डिबेट में, है ना, डिबेट करने में। उन्होंने बहुत सारे साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया और वो कुछ ना कुछ वहाँ पे जीतते गए। उनके अंदर एक पर्सनालिटी थी। कैसी पर्सनालिटी थी भाई, कम्पिटिटिव वाली, कि हाँ मुझे कंपटीशन करना है आगे वाले से। गो गेटर पर्सनालिटी, गो गेटर का मतलब जो हमेशा एक्साइटेड रहता है कोई चीज़ के लिए, मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी होना जिससे सभी लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाए, आप क्यूरियस हो, आप सक्सेस पाने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हो, तो कह सकते हो कि आई हैव अ गो गेटर पर्सनैलिटी। नेक्स्ट, दस ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज़।
उनके पास सारी क्वालिटीज़ थी जिन क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है एक साइंटिस्ट बनने में। तो ये हमने एक ओवरव्यू देखा। अब आते हैं हम लोग समरी पे। देखो क्या बोला है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अटेंटिव होकर सुनना। अब एग्जाम आ गया तो प्लीज़ मजाक मत करना। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज अ स्टोरी अबाउट द लीडिंग साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट के बारे में ही ये पूरा का पूरा स्टोरी आपका दिया हुआ है, चैप्टर। उनकी एक बायोग्राफी हम कह सकते हैं। ही वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड राइट फ्रॉम द बिगनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। जब से वो छोटे बच्चे थे तब से ही वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे सीखने के लिए चीज़ों को। He had started collecting butterflies in his childhood, and by the time he is in second grade, he had already gathered all 25 species found in his hometown. तो जब वो छोटे बच्चे थे ना, जब वो किंडरगार्टन में पढ़ते थे, उसी समय यानी जब वो सेकेंड क्लास में थे, उसी समय उन्होंने क्या किया था, लगभग 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्ट कर लिया था। 25 स्पेसीज उसी समय, सोच लो, ठीक है। ऑल्सो ही कलेक्टेड फॉसिल्स एंड रॉक, और उनका एक और हॉबी था, वो क्या किया करते थे, कॉइन्स को कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स को कलेक्ट करते थे, रॉक्स को कलेक्ट करते थे। वन डे, एक दिन क्या हुआ, हिज मदर गेव हिम अ बुक नेम्ड ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। अब हुआ क्या, देखो समझो यहाँ पे। धीरे धीरे जब 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाई उन्होंने कलेक्ट कर लिया था, अब उनका कहीं ना कहीं बटरफ्लाई कलेक्ट करने में जो इंटरेस्ट था वो घटते जा रहा था। तो जब उनकी मॉम ने ये देखा तो उनकी मॉम ने उनको एक बुक दिया, जिस बुक का नाम क्या था, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। और ये बुक उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। और इस बुक को पाने के बाद उन्होंने जो जो एक्सपेरिमेंट किया वो सब काबिल तारीफ़ था। और आज उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो जस्ट इस बुक के कारण। अगर ये बुक उनकी मॉम ने उस दिन उन्हें नहीं दिया होता तो शायद वो कभी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना इंटरेस्ट ही खो दिया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। दिस बुक हैज़ बीन अ टर्निंग पॉइंट इन लाइफ एंड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। ही एक्सपीरियंस्ड द रियल साइंस इन द कंट्री साइंस फेयर, एंड मोर ओवर ही अंडरस्टूड दैट टू विन समथिंग ही नीड्स टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एक बार की बात है, उन्होंने एक साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे सभी ने कुछ ना कुछ वहाँ पे एग्जिबिट किया था। अब हुआ क्या, जितने भी वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे उनको कुछ ना कुछ मिला, सिर्फ रिचर्ड एब्राइट को छोड़कर। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सिर्फ फ्रॉग के टिश्यू को माइक्रोस्कोप में कलेक्ट किया था, उसका उन्होंने पिक्चर क्लिक किया था और उसको उन्होंने स्लाइड शो करके सबके सामने दिखाया, और इस वजह से उनको कुछ भी नहीं मिला। आज हम जो साइंस पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक नमूना है। अगर हम साइंस को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं करते तो वो फिर साइंस ही नहीं। फिर उस नॉलेज का हम करेंगे क्या? हाँ, क्या करोगे उस नॉलेज का? क्या अचार डालोगे अगर उस नॉलेज का कुछ यूज़ ही ना हो तो? इसीलिए कहते हैं कि वो नॉलेज गैदर करो जिस नॉलेज से आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ में सीख रहे हो। नेक्स्ट, later for his 8th grade he selected the assignment of finding the cause of viral sickness that killed almost all the monarch caterpillar every year. He thought that the cause for this could be a beetle, so he rose caterpillar with the presence of beetle. अब हुआ क्या, एक बार और उन्होंने, मतलब उनका माइंड ना बड़ा ही क्यूरियस था, वो कुछ ना कुछ नया सोचते रहते थे, कुछ ना कुछ नया करते रहते थे, और बटरफ्लाई से उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। तो हुआ क्या, एक बार ऐसा हुआ था कि जितने भी मोनार्क कैटरपिलर्स होती थी वो धीरे धीरे मरते जा रही थी। क्यों मरते जा रही थी? उनके अंदर एक बीमारी आ रहा था, डिजीज़ आ रहा था। तो सबको ऐसा लग रहा था कि वो डिजीज़ जो है वो बीटल के कारण आ रहा है, यानी कुछ बीटल्स हैं जिनके साथ अगर वो मोनार्क कैटरपिलर्स रहती हैं तो उस बीटल से वो डिजीज़ उस मोनार्क कैटरपिलर में चला जाता था और जिससे कि उनकी डेथ हो जाती थी। तो इस बात को सही करने के लिए या फिर इस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, मोनार्क कैटरपिलर्स को और बीटल को एक साथ रख दिया एक ही जार में, और उसके हर एक दिन के चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व किया, सभी चीज़ों को उन्होंने देखा, और देखने के बाद उसको नोट डाउन किया। और लास्ट में ये बात पता चला कि कोई भी बीटल के कारण मोनार्क कैटरपिलर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। आखिर इस वजह से तो वे लोग नहीं मर रहे थे। However, he was wrong. Next year, his project for the science fair was testing the theory that viceroy butterflies copy monarch. उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट थियरी, अगले साल उन्होंने एक नई थियरी निकाला कि ये जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं
ये मोनार्क बटरफ्लाइज क्या करती है, वाइसरे को कॉपी करती है। नहीं सॉरी, वाइसरे बटरफ्लाइज जो होता है, ये वाइसरे बटरफ्लाइज जो है वो मोनार्क को कॉपी करती है। अब ऐसा क्यों है, जरा यहाँ पे गौर से देखो। हिज प्राइज गॉट द फर्स्ट प्राइज इन जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड इन द कंट्री साइंस फेयर। तो मैं इसका रीज़न तुम्हें बताता हूँ, और ये रीज़न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आया, तो जरा ध्यान से सुनना। जो मोनार्क बटरफ्लाइज थी उनको कॉपी करने का रीज़न ये था कि जो नॉर्मल बर्ड्स होती थी, यानी जो नॉर्मल बर्ड्स होती थी, वो नॉर्मल बर्ड्स मोनार्क को नहीं खाती थी। इसके पीछे का रीज़न क्या था कि मोनार्क बटरफ्लाइज जो थे वो टेस्टी नहीं थे, ठीक है। और जो वाइसरी बटरफ्लाइज थे, वाइसरे बटरफ्लाइज, ये लोग बहुत ज़्यादा टेस्टी होते थे। जैसे कि आप वही डिश खाओगे ना जो आपको टेस्टी लगे, आप वो डिश तो नहीं खाने जाओगे जो आपको टेस्टी लगे। मैं आपको बोलूँ कि मैं करेले का हलवा आपको दे दूँ खाने के लिए, तो कितने ऐसे हैं जो खाना चाहेंगे? आई होप कि 99% तो ना ही बोलेंगे, है ना। तो उसी प्रकार से ये नॉर्मल बर्ड्स जो होती थी, ये नॉर्मल बर्ड्स मोनार्क बटरफ्लाइज को नहीं खाती थी। पीछे का रीज़न क्या था कि मोनार्क बटरफ्लाइज टेस्टी नहीं थी, वो वाइसरे बटरफ्लाइज को खाती थी। क्यों? क्योंकि वाइसरे बटरफ्लाइज टेस्टी हुआ करती थी। अब यहाँ पे एक और बर्ड का नाम है स्टार्लिंग। इस बर्ड का नाम याद रखना। ये स्टार्लिंग जो बर्ड है ना, ये सिर्फ स्टार्लिंग बर्ड ही जो है वो नॉर्मल बर्ड्स के खाने को नहीं खाती। डैट मीन्स कि नॉर्मल बर्ड्स वाइसरे को खाती है, तो स्टार्लिंग वाइसरे को नहीं खाती। ये स्टार्लिंग किसको खाती है? मोनार्क को खाती है। तो बस एक ऐसा ही बर्ड था स्टार्लिंग जो सिर्फ मोनार्क को खाता था। इसके अलावा बाकी जितनी भी बर्ड्स थी वो सारे के सारे वाइसरे को खाती थी। तो इसीलिए वाइसरे ने क्या सोचा कि भाई हम जितना ज़्यादा मोनार्क के जैसा देखने में लगेंगे, बर्ड्स को लगेगा हम तो मोनार्क हैं, और जब हम मोनार्क हैं तो फिर वो हमें खाएंगी नहीं। तो यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, ये बटरफ्लाई जो है, ये बटरफ्लाई आपका मोनार्क बटरफ्लाई है, और ये बटरफ्लाई जो है वो आपका वाइसरे है। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे देख लो, मोनार्क वाइसरे, इनमें फ़र्क क्या होता है? जस्ट ये विंग का दिख रहा है, ये जो विंग है ना, बस विंग में यहाँ पे कुछ ऐसे डिज़ाइन बने हुए हैं, और वाइसरे के लिए आपका कुछ डिज़ाइन ऐसे गया हुआ है, देख सकते हो, है ना। बस हमें इससे जानकारी लेने से मतलब नहीं है, हमें बस इतना जानना है कि मोनार्क बटरफ्लाइज को वाइसरे बटरफ्लाइज कॉपी करती थी, और किस लिए कॉपी करती थी? ताकि वो जितना ज़्यादा मोनार्क कैसा दिखेंगी उतना ही कम वो किसी भी बर्ड का शिकार बनने वाली है, खाना बनने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट। In his second year of high school, Richard Ebright research led to his discovery of an unknown insect hormone which led to his new theory on the lives of cells. ठीक है, अब जब वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में पहुंच गए, उस समय उन्होंने कुछ बड़ा ही अजीब सा, बड़ा ही स्ट्रेंज सा, बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा एक थियरी दिया। ठीक है, कि ये जो मोनार्क प्यूपा होती थी, मोनार्क प्यूपा में जो गोल्डन डॉट्स होते थे, वो डॉट्स सिर्फ ऑर्नामेंट के लिए नहीं थे, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे, बल्कि उसका भी कोई रीज़न था। ये किसने बताया था? ये डॉक्टर अर्कुहट ने बताया था। ठीक है, उसी इंसेक्ट हार्मोन को इन्होंने खोजा था। ही ट्राइड टू फाइंड द पर्पस ऑफ टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन द बैक ऑफ मोनार्क प्यूपा। दिस प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री साइंस फेयर एंड द चांस टू वर्क इन वॉल्टर रेड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। ठीक है, ये प्राइज़ ने उनको फर्स्ट प्राइज़ दिलाया। ध्यान रखना, सबसे पहले जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे किस चीज़ के लिए कौन सा प्राइज़ मिला रिचर्ड एब्राइट को, ये थोड़ा सा अच्छे से कॉपी में लिख लेना। अगर हो पाएगा तो मैं यहाँ पे एक कटआउट लगा दूंगा इस जगह पर, और उससे आप समझ सकते हो कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, एज हाई स्कूल स्टूडेंट ही कॉन्टिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट एंड फाइनली वॉज एबल टू आइडेंटिफाई हार्मोन स्ट्रक्चर। शुरू में डॉक्टर अर्कुहट को ऐसा लगा था कि ये जो गोल्डन स्पॉट्स थे, इनका कोई ना कोई एक कारण था, रीज़न था, और बाद में ये सभी ने मिलकर इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि हाँ भाई, इसके पीछे एक हार्मोन का काम है। अगर वो टाइनी डॉट्स ना रहे तो बटरफ्लाइज के बॉडी से एक हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा, अगर हार्मोन रिलीज़ नहीं हुआ तो वह बटरफ्लाई का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगा। वन डे व्हाइल looking at the X-ray photos of the hormone, he got the idea, his new theory that cell can read the blueprint of DNA. तो एक बार जब वो उस केमिकल स्ट्रक्चर को देख रहे थे, एक्सरे में कुछ ना कुछ वो कर रहे थे, तभी उनको एक बहुत ही अच्छा सा एक आइडिया आया
एक बोलो तो एक ऐसा चीज़ उन्होंने डिस्कवर किया जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और वो चीज़ क्या था कि सेल जो होते हैं वो डीएनए के ब्लूप्रिंट को कॉपी करते हैं। अब ये ब्लूप्रिंट कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपका जो सैम्पल पेपर बना हुआ है, सैम्पल पेपर में अगर बताया गया है कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपका 2 पैसेज रहेगा, सेकेंड क्वेश्चन में आपका लेटर रहेगा, थर्ड वाले में आपका राइटिंग सेक्शन रहेगा और फोर्थ वाले में कुछ भी। तो अगर ये पेपर का मैंने ब्लूप्रिंट कहीं पे सेव कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं दूसरा पेपर बनाऊंगा तो उस समय भी जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा उसमें पैसेज ही रहेगा, सेकेंड वाले पार्ट में आपका लेटर राइटिंग ही रहेगा, थर्ड वाले में लिटरेचर ही रहेगा। तो ब्लूप्रिंट का मतलब क्या हो गया, एक ऊपर से प्रिंट बनाकर दे देना, यानी क्वेश्चंस उसी पे आएंगे। तो वैसे ही जो सेल होते हैं वो डीएनए के ब्लूप्रिंट को कॉपी करते हैं, उसको रीड करते हैं, ठीक है। इसीलिए तो एक पेरेंट का जो गुण होता है वो उसके ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचता है, बच्चे तक पहुंचता है, ठीक है। एब्राइट एंड हिज रूममेट कंस्ट्रक्टेड द प्लास्टिक मॉडल ऑफ अ मॉड्यूल टू इलस्ट्रेट द वर्किंग ऑफ डीएनए। अब हुआ क्या, अब इन्होंने क्या किया, प्लास्टिक के छोटे छोटे मॉडल बनाए और मॉडल बनाने के बाद उसको उन्होंने गैदर किया और गैदर करके केमिकल स्ट्रक्चर बना दिया। मान लो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ से निकल रहा हो, फिर यहाँ जाता हो, फिर ऐसे करके इन्होंने प्लास्टिक मॉडल का यूज़ किया, जैसे केमिस्ट्री में होता है ना कुछ ऐसा। मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया ताकि लोगों को ईजिली समझ में आए। और इन्होंने इसके बारे में क्या किया, पूरा का पूरा कंप्लीट आर्टिकल लिख दिया। और जब आर्टिकल लिखा तो उसको उन्होंने क्या किया, पब्लिश कर दिया, ठीक है, एकेडमी ऑफ साइंस में, ठीक है। और वहाँ पे पब्लिश करने के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए ये। इट वॉज अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड गॉट पब्लिश इन अ मैगजीन। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर। आप सोच सकते हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लंदन है ना, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, बहुत बड़ी, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द रिनॉन्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। वहाँ से ये ग्रेजुएट हुए और काफ़ी अच्छे मार्क्स से, ऐसे वैसे नहीं। नेक्स्ट, he has other interest also like public speaking, debate. He is a canoeist and an outdoor person. Also he was competitive but in good sense and always want to do his best. Moreover he possesses all the traits of becoming a good scientist. अब वो एक साइंटिस्ट थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो दिन रात साइंस में ही डूबे रहते थे। जैसे कि अगर हम एल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें, अगर हम कोई भी साइंटिस्ट को ले लें तो ऐसा कहा जाता है कि एक साइंटिस्ट जो होता है वो आधा पागल ही होता है, ठीक है। वो हमेशा अपने ही कामकाज में डूबा रहता है, खोया रहता है। दाढ़ी बढ़ रही है तो उनका कोई ख्याल ही नहीं है, बाल बढ़ रहे हैं उनका कोई ख्याल ही नहीं है, नाखून बढ़ रहे हैं उनका कोई ख्याल ही नहीं है, दिन पर दिन वे नहाते नहीं हैं, कुछ ऐसा ही हमने सोच रखा है। लेकिन ये कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो अपना काम तो करते ही थे लेकिन साथ साथ में वो बाकी की एक्टिविटीज़ पे भी अच्छी तरीके से ध्यान देते थे। जैसे कि वो एक अच्छे पब्लिक स्पीकर थे, वो एक अच्छे डिबेटर थे, उनको कैनोइंग करना पसंद था, वो एक अच्छे कैनोइस्ट थे, ठीक है। और एक आउटडोर पर्सन थे। आउटडोर पर्सन होने का मतलब बाहर जाकर चीज़ों को एक्सप्लोर करना, चीज़ों को देखना। जैसे कि हम खेलते हैं तो हम एक आउटडोर पर्सन है, और हम सिर्फ घर में बैठे बैठे गेम खेलते रहते हैं मोबाइल पे तो हम एक इंडोर पर्सन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनके पास हर एक चीज़ था जो एक साइंटिस्ट को बनने के लिए ज़रूरी होता है। यानी अगर आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो यहाँ पे दिया, ठीक है। आप अगर इस बुक का, इस चैप्टर के जो लास्ट पार्ट है ना, उस लास्ट पार्ट में आप अगर देखोगे तो वहाँ पे बोलेगा कि साइंटिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए फर्स्ट रेटेड माइंड। फर्स्ट रेटेड माइंड का मतलब क्या होता है, जो चीज़ों को ईजिली ग्रैब करे, ओपन माइंडेड हम बोल सकते हैं। सेकेंड, एक साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, क्यूरियस होना पड़ेगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि आपके अंदर क्यूरोसिटी होना पड़ेगा, क्यूरोसिटी होना चाहिए, ठीक है। क्यूरोसिटी आपके अंदर नहीं होगा तो आप साइंस की तरफ नहीं जा सकते। एंड थर्ड, इंटरेस्ट होना चाहिए। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आपको साइंस पढ़ना नहीं है, ये कोई बात तो नहीं हुई भाई, है ना। नेक्स्ट, तो कंक्लूजन इस चैप्टर का हम क्या देख सकते हैं, द स्टोरी टीचेस अस दैट विद परसिवरेंस, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क एनी ड्रीम इज अचीवेबल। परसिवरेंस का मतलब क्या होता है, दृढ़ता, लगे रहना। डेडिकेशन का मतलब भी वही होता है कि आपने अगर सोच लिया है तो आपको वो काम करना है, ठीक है। एंड हार्ड वर्क,
हार्ड वर्क आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। हमेशा रखना, कहा जाता है कि स्मार्ट वर्क करो, ठीक है, स्मार्ट वर्क करो। मैं भी स्मार्ट वर्क करने के लिए कहता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि हार्ड वर्क के बिना स्मार्ट वर्क कुछ भी नहीं है। आप स्मार्ट वर्क करोगे कैसे, उसके लिए भी तो आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। स्मार्ट वर्क के लिए भी हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। अगर लाइफ में आप कुछ पाना चाहते हो तो आपको परसिवियर होना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्किंग पर्सन बनना पड़ेगा। तब आपका कोई भी ड्रीम जो हो वो आप इजीली अचीव कर सकते हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब लास्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, इनका एक कैरेक्टर स्केच पढ़ लेते हैं, तब आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। चलो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट आप लोगों को यहाँ दे रखे हैं, इससे इजीली आप इस पूरे पैराग्राफ को लिख सकते हो। आप चाहे तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बना लेना, पहले कोई भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या लर्न करने से पहले छोटे छोटे पॉइंट्स बनाना। सबसे पहले, अ मल्टी फेसेटेड जीनियस, अ ग्रेट साइंटिस्ट, डिबेटर, कैनोइस्ट, etc। ठीक, आगे चलते। कलेक्टेड बटरफ्लाइज सिंस चाइल्डहुड। थर्ड, वर्कड ऑन मोनार्क बटरफ्लाइज, द सेल एंड इट्स DNA, इंस्पायर्ड बाय हिज मदर डॉक्टर अर्कुहट एंड हिज टीचर R.A. वैयरर। ठीक है, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, उस वीडियो को देखो और इजीली इस चीज़ को कंप्लीट कर लो। ठीक है, ऐसे भी लाइव चैनल पे मैं सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, तो उसके लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। देखते हैं कैरेक्टर में क्या बोला है। सबसे पहले कि रिचर्ड एवराइट वॉज अ मल्टी फेस्टेड एंड वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। वर्सेटाइल किसको बोलते हैं भाई? वर्सेटाइल जो हर एक रोल में ढल जाए उसको हम कहते हैं वर्सेटाइल। मल्टी फेसेटेड का मतलब क्या होता है? मल्टी फेसेटेड का मतलब होता है बहुमुखी, यानी एक चेहरा नहीं, अलग अलग। एक साइंटिस्ट थे, एक कैनोइस्ट थे, एक पब्लिक स्पीकर थे, एक डिबेटर थे। डिबेटर में भी क्या, चैंपियन डिबेटर, ऐसे वैसे नहीं। ही वॉज नॉट ओनली मैन विथ साइंटिफिक माइंड बट ऑल्सो एन interest for sports and other co-curricular activities such as debates और declamations। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि उनका इंटरेस्ट सिर्फ साइंस पे ही नहीं था, बल्कि उनका इंटरेस्ट बाकी चीज़ों पर भी था, जैसे कि स्पोर्ट्स में, बाहर घूमने में, हर एक चीज़ करने में। His mother encouraged him to take interest in collecting butterflies, rocks, fossils, coins, astronomy, photography, mountaineering। तो उनकी मॉम ना उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थी। वो कहा करती है कि जब भी मेरे बेटे को कोई काम नहीं होता था तो मैं उसको कोई ना कोई काम दे देती थी। अब काम दे देती का मतलब ये नहीं था कि मैं झाड़ू पोछा लगवाती थी, मैं घर के काम काज करवाती थी, ऐसा नहीं है। काम देने का मतलब कोई ऐसा काम जो फिजिकली ना हो, मेंटली हो, उससे कुछ ना कुछ वो बच्चा सीख रहा हो, कुछ ना कुछ नया डेवलप कर रहा हो, उसके अंदर क्यूरोसिटी बरकरार रहे। तो उसकी मॉम कुछ इस तरीके की थी। हमारे पेरेंट्स को भी ऐसे ही होना चाहिए, या फिर हम अगर बड़े हैं, एल्डर हैं, तो हमें छोटों को भी कुछ ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए, उसे बना बना के मत दो। अगर आप एक बड़े भाई हो, अगर आप एक बड़ी बहन हो, तो अपने भाई या बहन को कुछ भी बना बना के मत दो, उसको कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ दो जिससे कि उसका दिमाग क्या हो और ग्रो हो, और ग्रो करता जाए, वहीं पे वो बैठा ना रहे। सिंस हिज चाइल्डहुड ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। बचपन से ही वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, मार्क्स भी उनके बहुत अच्छे आते थे। एट द एज ऑफ 7 ही स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन साइंस फेयर। 7 साल के एज में ही वो साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करने स्टार्ट कर दिए थे। साइंस अट्रैक्टेड हिम द मोस्ट। साइंस ने उनको काफ़ी मात्रा में अपनी ओर अट्रैक्ट किया। In 8th grade, he did an experiment to find the cause of viral disease that killed a large number of monarch butterflies। ठीक है, जब वो 8th क्लास में थे तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने क्या खोजा, क्या एक्सपेरिमेंट किया कि मोनार्क बटरफ्लाइज जो होती हैं वो बिटल के कारण तो नहीं मरती, वो डिजीज़ बिटल के कारण उनमें नहीं आती। दिस एक्सपेरिमेंट वॉन हिम अ प्राइज, और इस एक्सपेरिमेंट से उनको एक प्राइज़ मिला। Then he did many experiments such as finding out why viceroy butterflies resemble monarch butterflies, discovery of an unknown insect hormone, growing cells from the monarch wings, discovering the chemical structure of the hormone and the role of DNA। उसके बाद उन्होंने ये भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, डिस्कवरी की कि जो मोनार्क प्यूपा होते हैं उनमें जो 12 टाइनी डॉट्स होते हैं, उन 12 टाइनी डॉट्स का भी एक काम होता है, वो हार्मोन रिलीज़ करते हैं। उस हार्मोन का भी एक काम होता है, वो क्या करते हैं,
बटरफ्लाई के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं। साथ साथ में उन्होंने एक अननोन हार्मोन का भी उसी का डिस्कवरी किया। साथ साथ में उन्होंने ये भी देखा कि सेल्स कैसे ग्रो करते हैं, उसके बाद केमिकल स्ट्रक्चर निकाला उस हार्मोन का, साथ साथ में डीएनए का क्या रोल होता है वो भी बताया। In conclusion, we can say Richard Ebright displayed a well-rounded and go-getting personality and culminated in his brilliance in science. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिचर्ड एब्राइट एक गो गेटिंग पर्सनैलिटी वाले इंसान थे, वेल राउंडेड पर्सनैलिटी वाले इंसान थे, जो साइंस की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे और इसी के वजह से उनको साइंस में ब्रिलियंसी प्राप्त होती है या ब्रिलियंस प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मेरे छोटे भाइयों एवं बहनों, है ना। तो अगर ये नरेशन अच्छा लगा है, ये समरी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर भी कर देना और चैनल को जो नीचे रेड वाला बटन है ना उसको प्रेस कर देना। अभी बहुत सारी चीज़ें एग्जाम के लिए आने वाली है, सो इसके लिए स्टे ट्यून रहना। एंड मिलता हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ, ग्रामेटिकल हो या लिटरेचर हो, हमारे इस चैनल के साथ बने रहो। ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। टिल देन एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी। लव यू ऑल।